हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द लीगल लाइफ। अगर यह चैनल आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। अगर मेरी वीडियो इस चैनल पर आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसे लगती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले हमने संपत्ति अंतर अधिनियम की कुछ वीडियो जैसे सेक्शन 25 तक मैंने शायद अपने YouTube चैनल द लीगल लाइफ पर डाल दी गई है। उधर मैं प्लेलिस्ट भी बना दी है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप जब जाएंगे तो आपको संपत्ति अंतर अधिनियम की जो है वीडियो है वो मिल जाएंगी, बेरेट से रिलेटेड कि इसको बेरेट को कैसे पढ़ा जाए और उस बेरेट की जो लैंग्वेज है उसको कैसे डिवाइड किया जाए। तो मैंने इसको पूरा समझाया है, इसलिए आप उसको फॉलो करें और वीडियो को देखें, जिससे आपको समझने में थोड़ी मदद मिलेगी कि बेरेट लैंग्वेज को आकर पढ़ते कैसे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 के बारे में। सेक्शन 2 क्या है, आज मैं सेक्शन 2 को पढ़ाऊंगा। सेक्शन 2 में निर्वचन खंड दिया गया है। संविदा अधिनियम की जो सेक्शन 2 है उसमें निर्वचन खंड है। निर्वचन खंड का मतलब क्या होता है? निर्वचन खंड का मतलब यह है कि निर्वचन खंड को इसमें संविदा अधिनियम में परिभाषाओं के माध्यम से समझाया गया है। जैसे आप इसमें सेक्शन 2 में देखेंगे तो ABCD यानी टोटल मिला के इसमें 10 परिभाषाएं हमें देखने को मिलती हैं बेरेट में। तो सबसे पहली परिभाषा जो इसमें देखने को मिलती है वह मिलती है प्रस्ताव के बारे में, और दूसरी परिभाषा स्वीकृति के बारे में। ऐसे कई सारी वचन के बारे में, वचनदाता कौन होता है, वचन ग्रहता कौन होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है। अगर इन शब्दों को आपने समझ लिया, अगर इन शब्दों को अच्छे तरीके से समझ लिया तो आपको बेरेट समझने में बहुत सरलता मिलेगी। इसलिए इन शब्दों को जो डेफिनेशन पार्ट है इसका, यानी सेक्शन 2 है जो, उसमें जरूर समझे कि प्रस्तावना क्या होती है, स्वीकृति कौन क्या होती है, वचनदाता वचन ग्रहता कौन होता है, प्रतिफल क्या होता है, संविदा क्या होती है, और करार क्या होता है, शून्यकरणीय करार क्या होता है। ये सब इसमें बताया गया है इसी सेक्शन में। तो इस सेक्शन में हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे सेक्शन 2A, जिसमें दी गई है प्रस्ताव के बारे में परिभाषा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम कि प्रस्ताव क्या होता है, प्रस्ताव का मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है इसमें कि प्रस्ताव को इंग्लिश में प्रपोजल कहते हैं। प्रस्ताव को हम पहले एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जिससे आपका माइंड में क्लियर हो जाएगा। फिर हम डायरेक्ट लैंग्वेज को समझेंगे कि इसमें क्या दिया गया है। जैसे हम एक एग्जांपल से समझें प्रस्ताव क्या होता है। जैसे ए है, ए ने बी से कहा कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं। ए कहता है कि मैं अपनी कार बी को बेचना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए इतने रुपए आपको देना पड़ेंगे। तो बी ने कहा ठीक है, मैं आपको जैसे ए ने कहा कि मैं 50,000 रुपए में कार खरीदूंगा, वो मतलब अपनी कार 50,000 रुपए में बेचूंगा बी को। तो बी ने कहा कि मैं ठीक है तैयार है, मैं तैयार हूं खरीदने के लिए। तो बी ने कहा मैं तैयार हूं। तैयार होने के बाद यानी ए के द्वारा बी को प्रस्ताव दिया गया, ऑफर दिया गया कि आप ये वाली कार खरीदने के लिए तैयार हैं। तो उसने कहा कि हाँ मैं तैयार हूं खरीदने के लिए। तो यही होता है प्रस्ताव, कि ए के द्वारा बी को अपना प्रपोजल दिया गया कि मैं अपनी कार बेच रहा हूं, आप खरीदने के लिए तैयार हैं क्या, 50,000 रुपए में या 1,00,000 रुपए में खरीदने के लिए तैयार है। तो इसने अपनी स्वीकृति दी। यानी प्रस्ताव क्या करता है, स्वीकृति को जन्म देता है। किसको जन्म देता है? स्वीकृति को जन्म देता है प्रस्ताव। प्रस्ताव का मतलब यही होता है कि सामने वाले की जो अपनी बात है, सामने वाले से रजामंदी लेना कि आप तैयार हैं कि इसके लिए, मैं आपको यह प्रस्ताव दे रहा हूं कि आप इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। तो वो कहता है हाँ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। तो फिर बन जाता है वचन, और वचन में जब कंसिडरेशन जुड़ जाता है तो एग्रीमेंट बनता है। तो एग्रीमेंट बनने के बाद जब इसमें विधि द्वारा परिवर्तनीय है, वह विधि द्वारा परिवर्तनीय यानी सक्षम पक्षकारों के मध्य किया गया हो, 18 साल की एज जिसने पूरी कर ली उसके साथ किया गया हो, और साउंड माइंड वाले व्यक्ति के साथ किया गया हो, और विधि द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो, और उसमें स्वतंत्र सहमति रही हो पक्षकारों की, तो वह माना गया है कि वह सक्षम पक्षकारों के मध्य किया गया है। तो ऐसे बन के मतलब करार जब विधि द्वारा परिवर्तनीय होता है तो वह कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इसलिए जब कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम होता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट की जो श्रेणी है, कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए, संविदा तक पहुंचने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है वह होता है प्रस्ताव। कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने
पहुंचने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? प्रस्ताव। कि जब तक प्रस्ताव नहीं किया जाएगा तो सामने वाला स्वीकृति कैसे देगा उसके लिए। तो प्रस्ताव वह होता है जो पक्षकार ए के द्वारा पक्षकार बी को दिया जाता है कि आपको मैं ये कार बेचना चाहता हूं। वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वह स्वीकृति हो जाती है, वो स्वीकृत हो जाता है। अब मैं ये कहता हूं कि प्रस्ताव कब मतलब पूर्ण माना जाएगा, तो वह तब पूर्ण माना जाएगा जब उसके ज्ञान में आ जाता है। कब आ जाता है? जब उसके ज्ञान में आ जाता है वह। इसके लिए सेक्शन 4 को आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है। इसके पहले हम एक बैरेट लैंग्वेज इसको देख लेते हैं थोड़ी सरसरी निगाह से कि बैरेट लैंग्वेज में क्या लिखा है इसकी। कि प्रस्तावना में एक व्यक्ति यानी ए, एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी, यानी किसी कार्य को करने या ना करने के लिए। करने के लिए मतलब तुम यह कार खरीदना चाहते हो क्या, तो अपनी रजामंदी उस कार को करने के लिए उसकी रजामंदी लेने के लिए उसको दिया गया है। किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है, इस दृष्टि के साथ संज्ञापित किया कि उसको मैं ये प्रस्ताव दे रहा हूं, अगर वह उसको अच्छा लगता है तो वह एक्सेप्ट करे। कि ऐसे कार्य प्रवृत्ति के प्रति उस अन्य की अनुमति प्राप्त करे तब वह प्रस्तावना करता है, यह कहा जाता है। यह बैरेट लैंग्वेज कहती है। तो यानी सामने वाले की रजामंदी प्राप्त करने के लिए हम जो ए के द्वारा बी को दिया गया है वह प्रस्ताव होता है। अब हम प्रस्ताव के आवश्यक तत्वों को देख लेते हैं कि इसके अंदर आवश्यक तत्व क्या क्या हो सकते हैं। यानी केवल डेफिनेशन पढ़ने से ही इसकी संपूर्ण बात आपको पता नहीं चलेगी। इसको समझने के लिए इसके आवश्यक तत्वों को समझना भी आवश्यक है, तभी आप एक मेंस आंसर राइटिंग कर पाएंगे और प्री के क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाएंगे कि प्रस्ताव से संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन हमें जुडिशरी एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आवश्यक तत्व के पहला पॉइंट के बारे में, पहले आवश्यक तत्व के बारे में, जो कि है संसूचना यानी कम्युनिकेशन। संसूचना क्या होती है? तो संसूचना का मतलब यह है कि एक ही संसूचना को समझने के लिए सेक्शन 4 को समझना बहुत आवश्यक है कि संसूचना कब संपूर्ण मानी जाती है। जो संसूचना होती है, संसूचना यही है कि ए ने बी से कहा कि मैं कार बेचना चाहता हूं, तो वह है संसूचना। अब संसूचना अविव्यक्त और विवक्षित भी हो सकती है। संसूचना अविव्यक्त और विवक्षित का मतलब यह है कि वह लिख के भी बताई जा सकती है और बोल के भी कही जा सकती है उससे, ठीक है। और सेक्शन 4 के अनुसार संसूचना जब पूर्ण मानी गई है जब वह ए के द्वारा दी गई और बी के ज्ञान में आ जाती है। यानी प्रस्तावना का पूर्ण होना तब पूर्ण माना गया है जब वह जिससे वह की गई है उसके ज्ञान में आ जाती है। इस संसूचना जिससे वह की गई है प्रस्तावना की, यह तब पूर्ण मानी जाती है जब वह उसके ज्ञान में आ जाती है। यानी ए के द्वारा बी से की गई थी तो बी के ज्ञान में आ गई कि हाँ ये कार बिच रही है, तो वह संसूचना पूर्ण हो गई है, यानी प्रस्तावना की संसूचना पूर्ण हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे, इसमें एक केस आ जाता है, इसमें एक केस आता है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस ये था कि जैसे इसमें जो लालमन शुक्ला है वह गौरी दत्त का मुनीम था। क्या था? मुनीम। तो गौरी दत्त का कोई मतलब शायद भतीजा था। वह भतीजा अपने घर से भाग जाता है। तो गौरी दत्त क्या है, एक घोषणा करता है कि जो भी इसको ढूंढ के लाएगा वह उसको 500 रुपए देगा। लेकिन जब इसने घोषणा की थी तब यह उधर मौजूद नहीं होता, यानी लालमन शुक्ला उधर मौजूद नहीं होते। कहां पर? जहां वह घोषणा की जा रही थी उस समय वह वहां उपस्थित नहीं होते और लालमन शुक्ला जी उसको ढूंढ के ले आते हैं, उसके भतीजे को, यानी गौरी दत्त के भतीजे को, प्रतिवादी के भतीजे को ढूंढ के ले आते हैं वादी। तो वादी का कहना यह था कि
वादी का कहना यह है कि मुझे इसने जो घोषणा की थी, जैसे 500 रुपए उसने घोषणा में कहे थे कि 500 रुपए उसको मिलेंगे जो ढूंढ के लाएगा, तो जो ढूंढ के ले आया, तो इसने कहा कि मुझे क्यों 500 रुपए नहीं मिले। तो कोर्ट में इसने ये कहा कि मुझे भी वह जो घोषणा की गई थी उसकी जो पेमेंट बनती है वो मुझे मिले। तो गौरी दत्त ने यह बात रखी, प्रतिवादी ने, कि जब मैंने घोषणा की थी, जब यह जो लालमन शुक्ला जी थे वहां मौजूद नहीं थे। तो न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया, इसमें इस मामले में यह अभी निर्धारित किया कि जो घोषणा की जा रही है प्रतिवादी के द्वारा, वह वादी के ज्ञान में आना आवश्यक है। अगर वह ज्ञान में नहीं आई है तो उसके लिए वह यानी लालमन शुक्ला जी क्लेम नहीं कर सकते। तो वो चीज है, यानी इनफोर्स उसका जो वो है, क्या कहते हैं, पालन, कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं करा सकते, इन्फोर्समेंट नहीं करा सकते उसका। तो वो चीज है। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी विधिक दायित्व की, कि विधिक दायित्व क्या होता है। दूसरा आवश्यक तत्व आता है विधिक दायित्व। विधिक दायित्व यानी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। विधिक दायित्व का मतलब होता है कि ऐसा कोई प्रस्ताव हो जो कि एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाए। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह है कि सक्षम पक्षकारों के मध्य किया जाएगा, या ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है। विधि द्वारा प्रवर्तनीय का मतलब कि 18 साल की एज में किया गया हो और साउंड माइंड व्यक्ति वाला किया गया हो, विधि द्वारा अयोग्य घोषित किया गया हो, उसके साथ किया गया हो, तो ऐसा माना गया है कि वह विधि की दायित्व की मतलब विधिक दायित्व उसमें उत्पन्न है, विधिक दायित्व उसमें है। जैसे इसमें एक केस आता है बॉलफोर वर्सेस बॉलफोर का। तो बॉलफोर वर्सेस बॉलफोर के केस में यह था कि जो ए है, ए पति है, ये पत्नी है। ए ने कहा बी से कि आपके स्वास्थ्य के लाभ के लिए, मतलब ए जो है वो व्यवसाय करता था। वह व्यवसाय कहां करता था? इंग्लैंड। पति जो है श्रीलंका में व्यवसाय करता था और पत्नी जो है इंग्लैंड में रहती थी। तो पति ने कहा कि पत्नी से कि मैं आपके स्वास्थ्य के लाभ के लिए जो भी राशि है भेजता रहूंगा, स्वास्थ्य के लाभ के लिए राशि भेजता रहूंगा। तो मतलब ए ने ऐसा कहा था। अब बी को वह राशि नहीं मिलती है, तो इस स्थिति में ये देखा गया कि यहां लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती नहीं है, उसकी विधिक दायित्व नहीं बनता है। तो इस स्थिति में बी जो है उसके लिए क्लेम नहीं कर सकती स्वास्थ्य के लाभ के लिए। तो ऐसा ये केस था बॉलफोर वर्सेस बॉलफोर। अब इसमें आते हैं निश्चितता वाले में, कि जो प्रस्ताव किया जाएगा उसमें सर्टेनिटी होनी चाहिए, क्योंकि निश्चितता होनी चाहिए। प्रस्ताव में निश्चितता का मतलब यह है कि जो अगर मान लो कि कोई प्रस्ताव दिया गया और उसमें अस्पष्ट और संदिग्धता है, तो वह पहचान नहीं जाएगा कि कौन से अधिकार और दायित्वों की उत्पत्ति इसमें हो रही है। तो उस अधिकार और दायित्वों की उत्पत्ति तभी होगी जब इसमें सर्टेनिटी होगी, निश्चित होगी, निश्चितता होगी। जैसे एक इसमें सेक्शन आपको देखने को मिलेगा संविदा अधिनियम में, सेक्शन 29 में दिया गया है कि अगर करार अस्पष्ट है और संदिग्ध है तो वह करार शून्य है। अस्पष्टता का मतलब यही है कि इसमें अधिकार और दायित्वों को पता ही नहीं चल रहा कि कौन से अधिकार दायित्वों की उत्पत्ति इसमें हो रही है, तो वह करार क्या माने गए? शून्य माने गए सेक्शन 29 में। तो ऐसा होता है, यानी प्रस्ताव में सर्टेनिटी होनी चाहिए, तभी वह अधिकार और दायित्वों की उत्पत्ति मानी जाएगी। इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं सर्टेनिटी कैसे। कि एक व्यवसाय करता है, मान लो तेल का व्यवसाय करता है, वह तेल का। ए ने कहा कि मैं 100 टन तेल बी को दूंगा, कि वह तेल किस तरीके का होगा, मतलब कैसा होगा,
वह स्पष्ट नहीं किया, अच्छा हुआ खराब हुआ, वह स्पष्ट नहीं किया। तो ए के द्वारा यह कहूंगा, तो यह जो करार था वह शून्य माना गया, मतलब शून्य है, शून्य है, क्योंकि तेली का स्पष्ट नहीं है कि तेल कैसा होगा, तो वह चीज ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें प्रकार के बारे में कि ऑफर कितने प्रकार का होता है। तो प्रकार की बात करें तो इसमें 5 प्रकार का ऑफर होता है। पहला ऑफर होता है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर का मतलब यही है कि ए के द्वारा एक बात कह दी कि ठीक है मैं अपना कार बेचना चाहता हूं, घोषणा कर दी जाती है कि मैं ऐसी बेचता हूं, तो वो वह जनरल ऑफर के अंतर्गत आ जाता है, जो कि सबके लिए होता है, कोई भी कर सकता है। स्पेसिफिक ऑफर का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक ऑफर का मतलब होता है जैसे ए ने कहा कि मैं जो अपनी कार है वह बी के सिवा किसी को नहीं बेचूंगा। बी को उसने लेटर भेजा, लेटर के माध्यम से भेज दिया, तो वो चीज है। तो ए के द्वारा बी सही कहा गया, यानी स्पेसिफिक ऑफर। इसे ही कहते हैं स्पेसिफिक ऑफर, कि केवल जिस पक्षकार से यह किया जाए, मतलब जिस व्यक्ति से यह किया जा रहा है वह उसी व्यक्ति द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो वह कहा गया स्पेसिफिक ऑफर। उसके बाद है स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर का मतलब यह है, मतलब स्टैंडिंग ऑफर यानी जब तक यह किया जा रहा है तब तक इसे एक्सेप्ट करना है, जब जब यह ऑफर है तो वह स्टैंडिंग ऑफर होता है। क्रॉस ऑफर का मतलब होता है, क्रॉस ऑफर का मतलब यह है कि ए ने जो इससे बात कही कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं 50,000 रुपए में, और बी ने भी इससे यही कही, यही वाली बात कही कि अगर आप अपनी कार बेचना चाहते हैं यानी 50,000 रुपए में, तो ए ने भी इससे ऑफर किया अपनी कार बेचने का, और इसने भी इससे यही ऑफर कर दिया कि आप अपनी कार बेचना चाहते हैं क्या 50,000 रुपए में, मुझे बेचना चाहते हैं, तो वह होता है क्रॉस ऑफर, दोनों तरफ से होता है। काउंटर ऑफर का मतलब क्या होता है? काउंटर ऑफर का मतलब ये होता है कि ए ने कहा इससे कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं 50,000 रुपए में, और बी ने कहा कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं 45 रुपए, नहीं मैं आपकी कार खरीदूंगा 45,000 रुपए में, क्या आप तैयार हैं? तो वह होता है काउंटर ऑफर, यानी इसकी बात को इसने काउंटर कर दिया, अपनी बात रख दी, तो वो चीज है। अब इसमें एक और अपने चीज देखने को मिल जाती है कि प्रस्ताव का आमंत्रण क्या होता है। प्रस्ताव का आमंत्रण क्या होता है? तो इसको एक बेसिकली एक पॉइंट से समझ लें कि जैसे आप होटल कहीं भी जाते हैं, बिग बाजार में या शोरूम में कहीं भी जाते हैं, और उधर आपको कोई भी बिस्कुट की पैकेट है या चिप्स की पैकेट है, जो भी चीज आपको देखने को मिलती है उस बिग बाजार में, तो उस बिग बाजार में मान लो ये पैकेट है और इस पर एक रिसिप्ट लगी रहती है कि यह 50 रुपए की है, तो वह बिग बाजार के द्वारा क्या दिया जा रहा है? आपको प्रस्ताव का आमंत्रण दिया जा रहा है। या फिर कहीं आप मार्केट में जाते हैं, उधर रिसिप्ट लगा हुआ है उस पर कि ये जो बैग है इतने का है, मान लो 5,000 का ये बैग है, तो वह रिसिप्ट लगा के बेच रहे हैं उसको, तो वह होता है प्रस्ताव के लिए आमंत्रण। क्या होता है? प्रस्ताव के लिए आमंत्रण। तो ये आपने क्लियर कर लिया। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है इसमें प्री से इंपोर्टेंट। प्री से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि टेलीफोनियस रूल क्या है? टेलीफोनियस रूल क्या है? यानी कहने का मतलब ये है कि फोन के द्वारा कोई प्रस्ताव किया गया, फोन के द्वारा, यानी जैसे ए ने बी से फोन के द्वारा प्रस्ताव कहा गया, तो वह प्रस्ताव किस स्थान पर पूर्ण माना जाएगा? तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ए ने जो इसको फोन से कहा कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं 50,000 रुपए में, तो वह कहां संपूर्ण माना जाएगा? ए की जगह पर कि बी की जगह पर? वह माना जाएगा बी की जगह पर, जहां वह सुना गया है, जहां वह सुना गया है उस स्थान पर पूर्ण माना जाता है। इसका आंसर प्री में ये आता है। तो ये था पूरा प्रस्ताव का एक कॉन्सेप्ट पूरा, कि इसके प्रकार क्या है, इसमें केस लॉस कौन कौन से इंपोर्टेंट है, और प्रस्ताव का आमंत्रण क्या होता है, इसके आवश्यक तत्व क्या होते हैं। तो एक पूरा
मेंस का आंसर भी बन सकता है आपका, और इसमें कुछ बातें भी आप ऐड कर लें अपने हिसाब से। तो कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहां से आप कर सकते हैं। तो सब करके एक मेंस का आंसर भी फ्रेम हो सकता है, और प्री के लिए आपको यहाँ से कि इसके अलावा और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें।